ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने क्या क्या पढ़ा था? कल अपन ने स्टडीड किया था इंडक्शन मोटर का बेसिक्स, उसके टाइप्स एंड कंस्ट्रक्शन। आज अपन पढ़ेंगे इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, किस तरह से ये मोटर ऑपरेट करती है। आरएमएफ मीन्स रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इंडक्शन मोटर में किस तरह से आरएमएफ प्रोड्यूस होता है, ये सब अपन आज देखेंगे। कल अपन ने देखो, ये एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कल अपन ने देखा था इंडक्शन मोटर इज अ मोटर विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी बाय मीन्स ऑफ इंडक्शन प्रोसेस। ठीक है, दीज आर द एडवांटेजेस। ये सारे इसके, यहाँ देखो, वेट ओके, दीज आर दी एडवांटेजेस। सिंपल डिज़ाइन, रग्ड कंस्ट्रक्शन, रिलायबल, लो इनिशियल कॉस्ट, हाई मेंटेनेंस, ये सब इसके एडवांटेजेस थे। उसके बाद में अपन ने इसका कंस्ट्रक्शन देखा था। तो कंस्ट्रक्शन में ये देखो, ये फ्रेम, ये आ गया आपका स्टेटर। स्टेटर के अंदर अपन ने स्लॉट्स पुट करे हैं। देन ये है आपका रोटर, रोटर में भी स्लॉट्स है। दिस इज़ द शाफ्ट। ये है इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू। सप्लाई अपन देते हैं स्टेटर को। देन अपन ने क्या पढ़ा था? डेफिनेशन के बाद में अपन ने पढ़ा था इंडक्शन मोटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो स्टेटर से रोटर में जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है वो किसके थ्रू होती है? बाय मीन्स ऑफ इंडक्शन। इसे एसिंक्रोनस मोटर क्यों कहा जाता है? अपन ने देखा था क्योंकि इसमें ये रिलेशनशिप फॉलो नहीं होता है। फिर अपन ने देखा था इसकी क्या क्या सिमिलरिटीज़ है ट्रांसफार्मर से, इनमें क्या क्या अंतर है ट्रांसफार्मर के से कंपेयर करें तो। देन वी सी डेट वाई इट इज़ कॉल्ड एज सिंगली एक्साइटेड मशीन। इसे सिंगली एक्साइटेड मशीन क्यों कहा जाता है? ठीक है, क्योंकि ओनली स्टेटर को अपन सप्लाई देते हैं। फिर उसके बाद में अपन ने देखा इसका कंस्ट्रक्शन। स्टेटर किस स्टेटर स्टेशनरी पार्ट होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है, किस किस मटेरियल से बना होता है, व्हाट इज़ लेमिनेशन, वाई वी डू लेमिनेशन टू अवॉइड एडी करंट एंड हिस्टेरेसिस लॉसेस। ये सब अपन ने पढ़ा स्टेटर के बारे में। देन रोटर के बारे में अपन ने कल पढ़ा था कि ये भी सिलेंड्रिकल शेप में होता है। दो टाइप के रोटर होता है, स्क्वायरल केज, स्लिप रिंग, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे। स्क्वायरल केज के बारे में अपन ने पढ़ा था कि इसके रोटर में अपन बार प्लेस करता है जो कि स्क्यूइंग फॉर्म में होती है। स्क्यूइंग क्यों करते हैं अपन? टू अवॉइड मैग्नेटिक लॉकिंग। देन अपन ने पढ़ा था स्लिप रिंग। स्लिप रिंग के बारे में अपन ने पढ़ा था कि इसमें अपन बार्स नहीं, इसमें वाइंडिंग्स यूज़ करते हैं। स्लिप रिंग और ब्रशेस के हेल्प से उसको कनेक्ट करते हैं। तो अब स्लिप रिंग में अपन वाइंडिंग यूज़ कर रहे हैं तो अपन यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं, जबकि स्क्वायरल केज में ऐसा पॉसिबल नहीं था। इसके बारे में ये सब थ्योरी अपन ने पढ़ी थी। देन अपन ने कंपैरिजन पढ़ा था स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग में। अब आज अपन पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, कि किस तरह से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, किस तरह से यहाँ पे ये प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ देखो, ये अपन ने एक 3 फेज सप्लाई दी है। यहाँ पर 3 फेज सप्लाई। 3 फेज सप्लाई में क्या होता है? आर वाई बी, आपके 3 फेज होता है। तीनों फेज एक दूसरे से किस तरह से डिस्प्लेस होता है? 120 पे होता है। यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट वाला आपका आर फेज है, सेकेंड वाला आपका वाई फेज है। ये दोनों एक दूसरे से 120 पे डिफरेंस है। ये थर्ड वाला आपका बी फेज़ है। आर वाई बी तीनों में 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अपन को 3 फेज सप्लाई देनी है। किसे देनी है ये सप्लाई? स्टेटर को देनी है। अच्छा, अब स्टेटर के अंदर आपकी वाइंडिंग्स होगी। वाइंडिंग्स किस तरह से वाउंड करनी है अपन को? जो वाइंडिंग्स वाउंड करेंगे उसमें भी 120 डिग्री का गैप होना चाहिए। मतलब ये देखो, ये आपने आपका सपोज़ ए फेज़ की ये वाली वाइंडिंग है, तो बी फेज़ की से 120 डिग्री पे होगी, सी फेज़ की यहाँ होगी। तो जो वाइंडिंग्स है उसमें भी वो भी 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या किया है? 120 डिग्री डिस्प्लेस अपन ने सप्लाई दिया और 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट में अपन ने वाइंडिंग वाउंड कर दिया है। तो जब ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलते हैं तो आपका प्रोड्यूस होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अभी किस तरह से प्रोड्यूस होता है, क्या इसकी डायरेक्शन होती है, क्या इसका एम्पलीट्यूड होता है, ये अभी अपन मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। लेकिन अभी आपको क्या ध्यान रखना है? मैंने 3 फेज डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग इज सप्लाइड टू अ 3 फेज, when a 3 phase supply is given to a 3 phase displaced winding, then a rotating magnetic field is produced. नेक्स्ट देखो क्या लिखा है इसमें? when a 3 phase winding displaced in space by 120 डिग्री। तो स्टेटर में जो आपकी वाइंडिंग है वो 120 डिग्री पे डिस्प्लेस होती है। तो when a 3 phase winding displaced in space by 120 डिग्री are fed by a 3 phase current। जब 3 फेज डिस्प्लेस वाइंडिंग को 3 फेज करंट देते हैं, देन दे प्रोड्यूस अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विच रोटेट इन द स्पेस
ठीक है। तो ऐसा करने पे क्या होता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जो कि स्पेस में यानी कि जो एयर गैप है उसमें रोटेट होता रहता है। ये है इसका बेसिक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि क्या इसकी डायरेक्शन होती है, क्या इसका एम्पलीट्यूड होता है। अब देखो इसका प्रूफ देखो अपन ने 3 फेज सप्लाई दी तो अपने पास 3 फ्लक्स है, phi1 phi2 phi3। तो अपनी जो 3 फेज सप्लाई है वो एक दूसरे से 120 डिग्री के गैप पे थी। तो अपन यहाँ पे फ्लक्स को भी बिल्कुल सेम वैसे ही लिख सकते हैं। phi1 को अपन ने लिखा है phi m sin ओमेगा टी, तो phi2 को क्या लिखेंगे अपन, phi m sin ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, और phi3 को अपन लिखेंगे phi m sin ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री। ये इनमें 120 डिग्री का डिफरेंस हो गया। अब यहाँ देखो ये अपन ने किसको दिया है, 3 फेज वाइंडिंग को दिया है। वाइंडिंग भी अपनी 120 डिग्री के गैप पे है। तो अपन इसको अलग अलग एंगल पे इनका रिजल्टेंट निकालेंगे और देखेंगे कि क्या इसकी डायरेक्शन है, क्या इसका एम्पलीट्यूड है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं 0 डिग्री पे क्या होगा। तो यहाँ पे ओमेगा की जगह अपन 0 डिग्री पुट कर देंगे। तो phi1 आपका क्या हो जाएगा, phi m sin 0 डिग्री। साइन 0 होता है 0, तो phi1 की वैल्यू हो गई 0 आपकी। phi2 क्या हो जाएगा, phi m साइन माइनस 120 डिग्री। इसको जब सॉल्व करोगे तो phi2 की वैल्यू आएगी -√3/2 phi m। phi m इज़ मैक्सिमम फ्लक्स। phi3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, phi m साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री, यानी ओमेगा टी की जगह 0 पुट करोगे तो phi3 क्या बन जाएगा, phi m साइन माइनस 240 डिग्री। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो phi3 की वैल्यू आएगी आपकी √3/2 phi m। ठीक है, √3/2 phi m वैल्यू आ गई। अब आप इन तीनों का रिजल्टेंट निकालोगे। कैसे निकालेंगे इनका रिजल्टेंट, phi1 तो 0 है, ये phi2 है, ये phi3 है, लेकिन अपन को क्या क्या चाहिए, माइनस phi2 की वैल्यू क्या आई है, -√3/2 phi m। तो माइनस के लिए अपन क्या करेंगे, इसको रिवर्स डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे। ये हो गया माइनस वाली डायरेक्शन। अब अपन को क्या चाहिए, प्लस का √3/2 phi m। ये phi3 की वैल्यू है, तो phi3 को तो आप यहीं पे रहने दो। अब अपन को इसका और इसका रिजल्टेंट चाहिए, तो अपन ने इस तरह से एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया। तो रिजल्टेंट क्या होगा आपका, ये रिजल्टेंट होगा आपका OR। अब आपको OR की वैल्यू चाहिए, तो बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ कैसे निकाल सकते हैं, OR इक्वल्स टू 2OC। यहाँ एंगल देखो phi1 phi2 के बीच में 120 है, phi2 phi3 के बीच में 120 है, phi3 और phi1 में भी ये पूरा एंगल 120 था। अब जब ये 120 था तो अपन ने जब phi2 को इस डायरेक्शन में बढ़ाया तो इसने इसको इक्वली डिवाइड कर दिया, यानी कि ये भी 60 ये भी 60। फिर जब अपन ने -phi2 और phi3 के बीच में जब अपन ने ये OR रिजल्टेंट लाइन ड्रॉ करी है, तो इसने भी इस पूरे एंगल को हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये भी 30 हो गया आपका एंड ये भी 30 हो गया। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, OR इक्वल्स टू 2OC। 2OC और OC कैसे कर सकते हैं, इस पर अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो 2OC इक्वल्स टू लिख सकते हैं अपन 2OC की जगह अपन लिखेंगे phi3 cos 30। 2 phi3 की वैल्यू अपन ने पहले निकाल ही चुका है, √3/2 phi m। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये आपका हो जाएगा 1.5 phi m। यानी कि क्या पता चला अपन को, जब अपन ने ओमेगा टी इक्वल्स टू 0 पुट करा है तो अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू आई है 1.5 phi m, और किस डायरेक्शन में आई है, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट पुट करो ओमेगा टी इक्वल्स टू 60 डिग्री। सेम आपको यही प्रोसेस रिपीट करनी है। जब आप यही सब प्रोसेस रिपीट करोगे तो यहाँ देखो आपके पास रिजल्टेंट की वैल्यू, रिजल्टेंट की डायरेक्शन अब ये आएगी। पहले उसकी डायरेक्शन एकदम ऐसे वर्टिकल थी, अब उसकी डायरेक्शन ये है और वैल्यू आई है 1.5। नेक्स्ट आप थीटा की वैल्यू 120 पुट करोगे तो आप देखोगे कि इसका अगेन एम्पलीट्यूड आया है 1.5 phi m, और इसकी डायरेक्शन आएगी ये। यानी कि क्या है कि आपका रोटेटिंग फील्ड किस तरह से रोटेट हो रहा है, पहले इसकी डायरेक्शन ये थी, फिर ये, फिर ये, फिर कुछ टाइम बाद ये, तो इस तरह से वो रोटेट होता रहेगा। उसका हमेशा मैग्नीट्यूड सेम है 1.5 1.5 1.5, लेकिन डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। तो इसे ही अपन कहते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड सेम है हर टाइम, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज होती जा रही है क्योंकि रोटेट होता जा रहा है। तो इसे अपन कहेंगे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नेक्स्ट देखो इस तरह से अपना रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार अपन इसको रीड आउट करेंगे। व्हेन ए थ्री फेज स्टेटर वाइंडिंग आर फेड बाय अ थ्री फेज सप्लाई, अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। जब एक थ्री फेज स्टेटर वाइंडिंग को अपन, थ्री फेज स्टेटर वाइंडिंग है अपनी ABC, इसको आप एक थ्री फेज सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, व्हेन ए थ्री फेज
स्टेटर वाइंडिंग इज फेड बाय अ 3-phase सप्लाई, अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। फर्स्ट पॉइंट खत्म, ठीक है। व्हेन दिस रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स passes through the air gap comes in contact with stationary rotor conductor। अब यहाँ देखो, ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है ये कहाँ क्रिएट होता है? एयर गैप में। तो जब ये एयर गैप में आपका क्रिएट हो गया, अभी आपका रोटर स्टेशनरी कंडीशन में है, तो क्या होगा? ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये इस रोटर के कांटेक्ट में आएगा। ड्यू टू रिलेटिव वेलोसिटी एंड ईएमएफ इज इंड्यूस अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एज द रोटर सर्किट इज अ क्लोज सर्किट, अ करंट फ्लो इन द स्टेशनरी रोटर कंडक्टर। यहाँ देखो ये डायग्राम, इसको इस वाले डायग्राम से आप समझो। ये आपका क्रॉस सेक्शनल व्यू है। अभी आपने क्या करा? स्टेटर को 3-phase सप्लाई दी। ये आपके स्टेटर के कंडक्टर है। इसकी वाइंडिंग किस तरह से वाउंड की है? 120 डिग्री के गैप पे अपन ने वाउंड की है। अपन ने 3-phase सप्लाई वाउंड करी तो क्या होगा? एक आरएमएफ प्रोड्यूस होगा। कहाँ प्रोड्यूस होगा? यहाँ पे जो एयर गैप है इसमें इस तरह से रोटेटिंग आरएमएफ आपका प्रोड्यूस हो जाएगा। अभी फर्स्ट पॉइंट आपका आरएमएफ प्रोड्यूस हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है? अभी ये जो रोटर है ये आपका स्टेशनरी कंडीशन में है। ये रोटर आपका मूव नहीं कर रहा है, एकदम स्टेशनरी है। तो रोटर तो आपका स्टेशनरी है, लेकिन ये आपका आरएमएफ रोटेट कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ देयर इज ए रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा? एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो ये ईएमएफ कहाँ पे प्रोड्यूस होगा? इस रोटर के कंडक्टर में। अभी रोटर के कंडक्टर क्लोज सर्किटेड है, तो क्या होगा? रोटर के कंडक्टर क्लोज है तो फिर रोटर में एक करंट प्रोड्यूस होने लग जाएगी। तो सेकंड पॉइंट आपका आता है करंट फ्लो इन अ रोटर सर्किट। फर्स्ट पॉइंट क्या था? आपने स्टेटर को सप्लाई दी स्टेटर वाइंडिंग के थ्रू, तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या था? अब यहाँ पे तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया, लेकिन रोटर तो स्टेशनरी है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ इस रोटर के अंदर भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। जैसे ये इसके फ्लक्स को कट करेगा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और ईएमएफ के बाद में इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगी। तो करंट फ्लो होने लग गई, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या होगा कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर, सपोज ये एक कंडक्टर है, इसके अंदर अपन ने करंट फ्लो करवाई है, तो व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड देन अ फोर्स इज प्रोड्यूस इन दैट कंडक्टर एंड दैट कंडक्टर स्टार्ट रोटेटिंग, ठीक है। तो ये कंडक्टर है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है और अगर आपने उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया तो इस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगेगा जो कि इसको रोटेट करेगा। तो यही थर्ड वाला लॉ, थर्ड पॉइंट आपका यही है। अब रोटर को देखो आप, रोटर क्या है? कंडक्टर है। ये रोटर अभी ये आपकी कंडक्टर है। सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग इसके अंदर करंट फ्लो होने लग गई है अभी तक। तो अब व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इस एयर गैप में मैग्नेटिक फील्ड है। तो व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड देन ए फोर्स इज इंड्यूस्ड इन दैट कंडक्टर। तो इस रोटर पे एक फोर्स लगेगा जो कि उसको रोटेट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रोटेट करेगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर एंड आवर रोटर स्टार्ट रोटेटिंग, ठीक है। यही इसका इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ एक बार फिर से अपन रीड आउट करेंगे। क्या कह रहा है ये पैराग्राफ? when a 3-phase stator winding are fed by a 3-phase supply, a rotating magnetic field is produced, ठीक है। when this rotating magnetic field passes through air gap and comes in contact with the stationary rotor conductor, then due to relative velocity an EMF is induced. Second point, according to Faraday law of electromagnetic induction, as the rotor circuit is closed circuit, a current flow in the स्टेशनरी रोटर कंडक्टर। ये आपका सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पॉइंट में आरएमएफ प्रोड्यूस हो गया, सेकंड पॉइंट में आप में की क्या हुआ? रोटर के अंदर करंट फ्लो होने लग गई। थर्ड पॉइंट, दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ए टॉर्क एंड रोटर स्टार्ट रोटेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ आरएमएफ अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। दिस टॉर्क प्रोड्यूस, ओके। तो ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गया आपका कि रोटर ने स्टार्ट कर दिया आपका रोटेशन। दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर। एक बार आप इसको अच्छे से रीड आउट करना, अच्छे से देखना, फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अपन इसको फिर से एक बार डिस्कस करेंगे, ओके। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम,
पॉइंट नंबर 1, स्टेटर को आपने सप्लाई दिया है, ये स्टेटर स्टेशनरी है, यहाँ पे 3 फेज सप्लाई दिया आपने 3 फेज वाइंडिंग को। ओके, तो क्या हुआ, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया इस एयर गैप में। पॉइंट नंबर 1 इज़ फिनिश। अपन ने देख लिया कि ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये इस तरह से रोटेट हो रहा है और उसका मैग्नीट्यूड फिक्स है 1.5 एम। सेकेंड पॉइंट, अब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे रोटेट हो रहा है, रोटर तो आपका स्टेशनरी है, तो यहाँ पे एक रिलेटिव स्पीड आएगी, इसके कारण क्या होगा, रोटर में भी एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, रोटर में भी एक करंट फ्लो होने लग जाएगी। सेकंड पॉइंट फिनिश। थर्ड पॉइंट क्या होता है, अब इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर जब भी मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो इसके ऊपर एक फोर्स प्रोड्यूस होता है, तो ये फोर्स आपके रोटर पे प्रोड्यूस होगा और ये इसको रोटेट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका रोटर भी रोटेट होने लग जाएगा। तो अपन ने सप्लाई तो स्टेटर को दी थी, स्टेटर और रोटर में इलेक्ट्रिकली कोई कंडक्टिवली कोई कनेक्शन भी नहीं है, स्टिल आपका रोटर स्टार्ट रोटेटिंग। ओके, दिस इज़ द मेन प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर। एक बार ये स्टडी करना वो पैराग्राफ, नेक्स्ट लेक्चर में अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे।